अपनी गरिमामय उपस्थिति से आज के दिन को और अधिक गौरवान्वित करने के लिए हम आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। We are also honored to welcome Shri Rahul Huda ji, Director Higher Education Haryana. With folded hands, we welcome you, sir. We feel blessed in the august presence of Professor Rajbir Singh ji, Honorable Vice Chancellor, Maharishi Dayanand University, under whose stewardship the university has crossed many milestones. Welcome, sir. We are privileged to have Professor S. Maan, Dean Academic Affairs, Professor Gulshan Lal Taneja, Registrar, Professor Randeep Rana, Dean Students Welfare, and Professor Narsimhan, Director IQAC, amongst us for this special occasion. We would also extend a warm welcome to Deans, Directors, HODs, Statutory Officers, Principals, Faculty members, Staff members, our distinguished guests from colleges and schools, and dear students. Your presence महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजबीर सिंह जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली महेंद्रगढ़ के हमारे कुलपति डॉक्टर टंकेश्वर प्रसाद जी, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हमारे डायरेक्टर श्री राहुल हुड्डा जी, रजिस्ट्रार एमडीयू श्री गुलशन तनेजा जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स एमडीयू श्री एस मान जी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित कॉलेजेस के, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, हेड टीचर्स, सभी संस्थानों के हमारे अध्यापक, प्राध्यापक, छात्र छात्राएं और शिक्षा क्षेत्र के जो हमारे लीडर्स सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही एक सारगर्भित ये विषय आज के दिन, जिसको हम युवा दिवस के रूप से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। और ये शिक्षा भी कुल मिलाकर के वैसे तो एक बालक के जीवन से शुरू होकर, और शिक्षा के सीखने की कोई आयु नहीं होती, आखिरी पड़ाव तक भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। मेरे सामने उदाहरण आता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का कि 80 वर्ष से भी ऊपर आयु में जाकर के उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। तो शिक्षा अनंत है। इस शिक्षा के बारे में बहुत विचार हमारे सामने दोनों हमारे वक्ताओं ने रखे हैं। मैं उस तकनीकी पहलू पर तो ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ विषय जो मन में उठते रहते हैं उस विषय में जरूर चर्चा करूंगा। एक बालक जन्म लेता है, उसका शारीरिक विकास हो जाता है, आयु बढ़ती है, खाना पीना, शरीर भी बढ़ता है, सब व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार, मनुष्यता के गुण वो शिक्षा से ही आते हैं। और शिक्षा नहीं है तो फिर व्यक्ति एक हाड मास का पुतला, एक शरीर तो है, दिमाग उसको प्रभु ने दिया है, उसकी जितनी सोचने की शक्ति वो बनेंगे, लेकिन उसका विकास तभी संभव है जब उसको एक लर्निंग प्रोसेस में से, और वो परिवार से शुरू होता है। छोटा बच्चा, उसको परिवार में उसकी माँ, दादी, बड़े बुजुर्ग जिनके हाथों में वो खेलता है, वो उसको सिखाना शुरू करते हैं। बच्चे कहते हैं बोलो बेटा, मामा, काका, पापा, वो तभी बोलना शुरू करता है। वो शिक्षा ही है। एक प्रयोग किया गया कुछ वैज्ञानिकों ने, एक नवजात शिशु को उसकी रक्षा सुरक्षा की पूरी प्रबंध करते हुए और एक एकांकी स्थान पर रख दिया। उसके पास कोई व्यक्ति आता जाता नहीं था, केवल उसकी देखरेख करने के लिए उसकी जानकारी के बिना ही सारी देखरेख उसकी हो भी रही थी। लेकिन वो 10 साल तक, 15 साल तक उस बालक को जब ऑब्जर्व किया गया तो दो पैरों पर चलना भी नहीं सीखा।
बोलना तो दूर की बात। हमारा समाज, हमारा परिवार ये हमको शिक्षा देना शुरू करता है। फिर हमारी ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो शिक्षा होती है, संस्थागत शिक्षा, फिर वो बालवाड़ी में भर्ती होता है, प्राइमरी स्कूल में भर्ती होता है, हाई स्कूल, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी, विश्वविख्यात शिक्षा, ये सब लेना शुरू करता है। उसको बहुत सा एटमॉस्फेयर मिलता है। शिक्षा हमारा बहुत प्राचीन पहलू है। समाज में हम देखते हैं कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय शिक्षा इस देश में दी जाती थी। दुनिया भर के विद्यार्थी वहां आते थे। लेकिन वो एक समय की जैसी गति होती है, समय की एक मार पड़ी कि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र, न केवल शिक्षा क्षेत्र बल्कि और व्यवस्थाएं भी हमारी छिन्न भिन्न हुई, टूट गई। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, हम दास हो गए। सदियों की दास्ता के बाद फिर से पुनर्जागरण होना शुरू हुआ और उस पुनर्जागरण में शिक्षा क्षेत्र में भी काम होना शुरू हुआ। तो मैं अभी वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था, और कुछ जैसे ज्ञान की बात लंकेश्वर जी ने कही कि आजकल तो गूगल में बहुत ज्ञान मिल जाता है, तो मैंने गूगल से उठा के देखा कि हमारी शिक्षा का इतिहास क्या है, वर्तमान शिक्षा का। तो मैंने देखा कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, मद्रास, 3 स्थान ऐसे देश में हैं जहां नए विश्वविद्यालय उस समय जो खुले, जो आज बड़े अच्छे स्वरूप में चल रहे हैं, 1857 में खुल गए थे। जब देश की आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, तब 1857 में हुई। उसी साल में देश में 3 विश्वविद्यालय भी बने और उसी क्रम में फिर पंजाब विश्वविद्यालय जो लाहौर में था, उसका नाम पंजाब विश्वविद्यालय था, लाहौर विश्वविद्यालय नहीं था, बाकियों तो स्थान के नाम से थे। वो 1882 में खुला और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय खुला 1887 में। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बना 1916 में और दिल्ली विश्वविद्यालय ये बना 1922 में। ये प्राचीन विश्वविद्यालयों का इतिहास है। बहुत दूर दूर होते थे विश्वविद्यालय को, बहुत नजदीक नहीं होते थे। देश में गिने चुने 5-7-8 विश्वविद्यालय थे और आज उस क्रम में बढ़ते हुए विश्वविद्यालयों की संख्या, कॉलेजेस की संख्या कितनी होगी? कई सौ हो गई होगी। 1300 विश्वविद्यालय देश भर में हो गए, जो हम 2, 4, 5 से गिन रहे हैं। 1300 विश्वविद्यालय। अर्थात शिक्षा में हर व्यक्ति को अवसर तो मिल रहा है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन शिक्षा कैसी हो इसमें कहीं ना कहीं न्यूनता जरूर रह गई। देश आजाद हुआ 1947 में। हमारे देश के साथ और देश भी आजाद हुए उसी समय, 1 साल 2 साल आगे पीछे। उदाहरण के लिए जापान 1948 में और स्वतंत्र हुआ, हमारे से 1 साल बाद। लेकिन जापान हमारे से काफी आगे, काफी वर्षों पहले पहुंचकर आज भी काफी आगे है, जहां तक वहां के नागरिकों की मूल्य आधारित जीवन है, वहां के लोगों की देशभक्ति का भाव है। यहां तक के टेक्नोलॉजी हो, आर्थिक दृष्टि हो, हमारे देश से कहीं आगे। छोटा देश है, बड़ा नहीं। देश और दुनिया में एक समय था, उपभोक्ता के लिए चीज को खरीदनी है तो था मेड इन जापान, वो लेके आओ। यहां तक उसका लोगों का एक दृढ़ संकल्प देश के प्रति जो भाव था वो बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ। हमारे यहां जो मैं कॉलेज की शिक्षा पद्धति की बात की, 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यही तक सीमित थे। पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, हिसाब किताब आ जाए। संस्कारों की बात बिल्कुल ध्यान नहीं दी जाती थी। मैं तो अपने बचपन के समय की जो मैथमेटिक्स की पुस्तकें, जो प्रश्न आते थे, सॉल्यूशन आते थे, उसमें का एक आध प्रश्न आज भी मुझे ध्यान में है। पता नहीं मेरा उस बात की, यानी उस शिक्षा की पुस्तक किसी ने और ने देखी कि नहीं देखी। मैं 60s की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स का जो प्रश्न आता था, सॉल्यूशन जो होते थे, वो लिखा जाता था कि एक दूधिया गांव से दूध लेकर और शहर में बेच के आता है, 1 किलो में उसको 2 रुपए बचते हैं।
अगर 1 किलो में 100 ग्राम पानी मिला दे तो उसको कितनी बचत होगी? अब मैथमेटिक्स का प्रश्न है, बच्चे निकालते थे, फटाफट कहते भी 10% और बढ़ जाएगा। जो भी दूध का भाव है उसमें 100 ग्राम मिल गया तो 10% 100 पैसा बढ़ जाएगा। तो उसमें जोड़ करके बताते थे कि 2 नहीं 2.5 रुपए बचेंगे। प्रश्न मैथमेटिक्स का है। लेकिन मानस में क्या घुसा दिया कि अगर लाभ उठाना है ज्यादा तो क्या करो, दे दूध में पानी। और उसी समय हम सुनते थे कि इसी प्रकार का प्रश्न इजराइल के विद्यार्थी को, अगर बचपन में स्कूल के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है तो इजराइल के दुश्मन कौन सा देश था उसमें? फिलिस्तीन। कि इजराइल का एक सैनिक यदि लड़ाई में 5 फिलिस्तीनियों को मारे तो बताओ 10 सैनिक कितने फिलिस्तीनियों को मार देंगे? प्रश्न तो 10 गुणा 5 50। उत्तर उस 50 लिखेगा, लेकिन मन में भाव क्या आएगा? अपने देश के दुश्मन फिलिस्तीन को मारो, आएगा ना? वो भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है, वो भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मन में भाव अलग अलग आए नहीं आए? ये चिंता हमारे देश में की नहीं गई। शिक्षा के साथ साथ संस्कार चाहिए, शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्य चाहिए, शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा चाहिए। मोदी जी कहा करते हैं कि अगर किसी नौजवान को पूछते हैं भाई क्या करते हो, कि मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़ाई करता हूं। जानते क्या हो? कि 12वीं पास हूं। अरे जानते क्या हो? जी 12वीं पास हूं। वो जानने को भी 12वीं पास है इसी को कहता है कि हाँ यही मेरी क्वालिफिकेशन है, फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। आज उससे काम नहीं चलेगा। उससे चलेगा कि 12वीं पास करने के साथ साथ मैं कुछ काम भी करना जानता हूं, मेरे हाथ में एक हुनर है जिसको स्किल बोलते हैं। आज एजुकेशन के साथ अगर स्किल नहीं जोड़ी जाएगी तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बिना हुनर के शिक्षा माने डिग्री फॉर डेकोरेशन। डिग्री मिलेगी, आप सर्टिफिकेट में उसको शीशे में जड़वा करके कुंटी पर लगा दो, द्वार पर लगा दो, लोगों को दिखाओ ये मेरी शिक्षा है। और हमारा हरियाणा जैसा तो कल्चर कैसा है कि वालों को क्यों पढ़ाओ भाई, कभी छोरे का ब्याह हो जाएगा, छोरी कितने अच्छे घर में चली जाएगी, इसलिए पढ़ा लो 4 शब्द। पढ़ाई का एक ये उद्देश्य लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन समय जैसे जैसे बीता है वैसे वैसे ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, इसको शुरू में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला गया, बाद में एनईपी इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम दिया गया। इस पर भी चर्चा हुई। तो केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हमें अपने राष्ट्र के जवानों को, हमारी नई पीढ़ी को क्या सिखाना है, क्या बताना है? कहीं देश नाम की चीज भी उसमें है क्या? नहीं है। सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति होता चला जाता है, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, यहीं तक शिक्षा सीमित ना रखे। अभी तक के यही होता है, बड़े होकर क्या बनोगे? कि जी मैं नौकरी करूंगा, मैं ये अफसर बनूंगा, मैं दुकान बनाऊंगा, मैं व्यापारी बनूंगा, मैं उद्योगपति बनूंगा। बड़े होकर के भी मुझे देश के, समाज के हित में कोई काम मिलेगा तो वो पहले करूंगा, ये भावना बहुत कम रही है लोगों में। मेरी आवश्यकता समाज को कहाँ है, देश को कहाँ है? हमें अपनी धारा को इस प्रकार से तय करना पड़ेगा कि हमें भी हमारी काउंसलिंग करते समय कोई बता सके कि हमको इन चीजों की जरूरत है, इधर बढ़ जाओ। और कभी कभी तो अपने मन में भी विचार आता है, लेकिन बाद में आता, लेट आता है, पहले आता नहीं है। पढ़ाई करते समय हमारा गांव का विद्यार्थी को कुछ पता नहीं होता मुझे क्या करना है। पर ठीक है, माँ बाप ने स्कूल में डाल दिया, एक रास्ता इधर मिलता जाएगा, मिलता चला गया, 10वीं 12वीं तो कर ली, उसके आगे उसको, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन बहुत होता है, वहां जाके फंस जाता है। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। बात है 1968 की। उस समय हरियाणा में एक बार सभी अध्यापकों के
एन ब्लॉक ट्रांसफर हो गए थे 68 में। पता है किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि 68 का मतलब है कि आप लोगों ने उस समय स्कूलिंग शुरू की होगी, लेकिन हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी ने एक बार आके क्या किया, टीचर से बड़ी खुंदक खा गए। उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों को घर से 25 मील दूर फेंको, ये रोज घर आ जाते हैं, घर में अपना काम करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते नहीं। अलग अलग सोच होती है उस समय की थी। आज तो हम ये कहते नहीं अध्यापक जहां चाहे वहीं आए, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बना दी, फिलअप कर दो, नजदीक से नजदीक करके आ जाओ। उस समय वो था, मैं उस समय 9वीं कक्षा पढ़ता था 68 में। हमारे टीचर पीडी शर्मा भिवाड़ी से बस से उतरे, वो भी वहीं से ट्रांसफर होकर आए थे भिवाड़ी से बालीगाजीपुर गांव में। तो हमें जिम्मे लगा कि भी अध्यापकों को जरा लेके आओ, साइकिलों पर उठा के लाओ। मैं भी उनको अपने साइकिल पर उठा के, साइंस टीचर थे, रास्ते में परिचय गपशप, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो साइंस टीचर थे। मैंने कहा ये सब्जेक्ट, और साथ में जनरल साइंस उस समय एक सब्जेक्ट होता था, जनरल साइंस के साथ साथ वैकल्पिक होता था फिजिक्स केमिस्ट्री। जनरल साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? मारे हमें तो मास्टर ने कुछ बताया नहीं, हमारे ध्यान में उन्होंने बताया ये सब्जेक्ट तो दूसरा पता ही नहीं, कि तुम्हारा भविष्य तो खत्म। क्यों, क्या हुआ कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो ना इंजीनियर बन पाओगे ना डॉक्टर बन पाओगे। बस ये है जनरल साइंस है, आर्ट्स के बाद आगे बढ़ जाना, जो कुछ मिलेगा मिलेगा। नई बात जगा दी उन्होंने। हम भी स्कूल में गए, अपने विद्यार्थियों से बातचीत की, भाई ऐसा सा मामला है। तो उन्होंने कहा नहीं हम रास्ता बंद क्यों करें, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कहो इनको पढ़ें। खैर उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने एक अलग सेक्शन बना के हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उदाहरण बता रहा हूं कि पता ही नहीं होता कुछ भी। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज ये चिंता है कि नहीं विद्यार्थी पढ़ना शुरू करे, पढ़ना शुरू करने के बाद उसको काउंसलिंग भी मिले, उसको गाइडेंस भी मिले, और उसका किस चीज में रुचि है उधर जाए, और फिर बीच में अगर कहीं चेंज भी करना तो चेंज भी कर सके। भाई साइंस नहीं पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी तो कॉमर्स की तरफ चला जाए, कॉमर्स नहीं पढ़नी, कला पढ़नी तो कला में चला जाए, कला नहीं पढ़ना टेक्नोलॉजी में जाना है उसमें चला जाए, इंजीनियरिंग जाना है उसमें चला जाए, डॉक्टर भी जाना है उसमें चला जाए। और एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। जो आज बिल्कुल प्रोफेशनल स्लेवरी की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगर किसी ने डॉक्टरी करनी शुरू कर दी तो जीवन में प्रोफेशन का डॉक्टर ही रहेगा आखिर तक। डॉक्टर के बीच में अगर बदलना चाहे तो बहुत बड़ा उसको वजन पड़ता है। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्रीडम मिलेगी, और अगर एक साथ 2 या 4 चीजें भी सीखनी है तो सीख सकता है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी जो सिस्टम ये आएगा, इसका लाभ हर एक, और खास करके जो होनहार विद्यार्थी उनको मिलेगा। ऐसा नहीं आपको एक सब्जेक्ट से बांध दिया तो एक ही सब्जेक्ट में आप चलेंगे, आपकी रुचि है, आपकी तरह सब्जेक्ट पढ़ लो। हाँ एक जरूर है, कुछ खतरा भी कभी कभी लगता है कि पता है नई बात है, उस समय क्या हो क्या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहा होता है ना एक, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसके लिए सावधानी यह बरतनी है कि अगर जैक ऑफ ऑल होना भी है तो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। मास्टर ऑफ वन तो बने, जब किसी एक विषय में उसने तज्ञता प्राप्त कर ली, उसकी रुचि से उसने अपने आप कुछ हासिल कर लिया, अच्छा फिर उसको साइड बाय साइड कुछ सीखना तो सीखे। सीखने की भूख चाहिए। मैं 1978 की बात बताता हूं। ये बातें ऐसी हैं जीवन की जो घटित होती हैं, तो वो बताई जाए तो समझने वाला भी ठीक समझता है और अपने आप को भी संतोष होता है। 78 में मैं किसी काम से चला गया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु है, होटल में जाकर रुका। उम्र थी उस समय 24-25 साल। अब वहां होटल में जो काम करने वाले बालक, ना तो उसको हिंदी आए ना उसको अंग्रेजी आए, तमिल हमको नहीं आती। अब इशारा से बात करो तो एक शब्द समझ में आ गया। काउंटर पर जाता ही तंबी 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 करके यूं बोला, हमने भी तंबी करके पढ़ाना शुरू कर दिया। तंबी का मतलब तो भैया, जैसे अपने भैया इधर आओ तंबी। अब इससे आगे कुछ पता नहीं। मन में आया कि हम एक ही देश में
अगर मानो उत्तर भारत से हम आए हैं, दक्षिण में पहुंच गए, हम इसको जानते नहीं, बालक बिल्कुल जानता, बड़े भी नहीं जानते, थोड़े बहुत कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं। हिंदी का तो सख्त विरोध था तमिलनाडु में उस समय, हिंदी विरोधी नारे लगते थे, हिंदी नहीं सीखेंगे। आज अलग बात है, आज तो वहां फिल्में चली गई, आज वहां स्कूल भी खुल गए, कंपटीशन भी हो गया हिंदी सीखने का। फिर हमारा जो देश भर के अंदर जितना नजदीकी बन गई, तो एक दूसरे की भाषा सीखना है बहुत अनिवार्य सा भी लगता है, लोगों को आवश्यकता भी लगती है, इसकी सीखना चाहिए। हमको भी लगा, भले ही तमिलनाडु के लोग हिंदी विरोध कर रहे हैं, तमिल सीखूंगा, मैं सीखूंगा, और हमने तमिल सीखने शुरू कर दी। अपने इस इतने बड़े संस्था में कोई तमिलनाडु का व्यक्ति तो नहीं बैठा कोई? नहीं तमिल का அப்படியா? என்ன பேர் இருக்குதா? என்ன பேர் இருக்குதா? நரசிம்மன். வீடு எங்க இருக்கு? நம்பல. अब ये भाषा जानना और सामने वाले संबंध बनाना, बहुत किसी के व्यक्ति के साथ संपर्क संबंध बनाना है तो उसके साथ अपनापन, और भाषा से ज्यादा अपनापन हो नहीं सकता। मैंने आजकल थोड़ा जापानीज सीखने शुरू की। जापान के लोगों को 2-4 शब्द बोल दो, लट्टू हो जाते हैं। देश की एकता अखंडता, हम एक दूसरे के साथ, भले हम अलग अलग भाषा, कल्चर, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी तब आता है जब सारे देश के बारे में जानकारी आ गई। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। शिक्षा का वातावरण अच्छा हो, बड़े संस्थान यानी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, HEI क्या है ये? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसकी कल्पना ये की गई है कि एक ही इंस्टीट्यूशन में रेजिडेंशियल कम से कम 3-3 हजार विद्यार्थी रहने चाहिए। आप पता नहीं आज MDU में 3000 है क्या नहीं है? रेजिडेंशियल 6000 है। हाँ, तो हर जिले में एक इस प्रकार का संस्थान, ये कल्पना की गई हर जिले में। यहाँ ठीक है, 3-4 विश्वविद्यालय हमारे अच्छे हैं, कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, अभी गुड़गांव, हिसार में भी हमारा HEU है, हिसार का केंद्र हो गया, लेकिन हर जिले में इतने बड़े बड़े संस्थान उसमें चाहिए। और बड़ी संख्या में अगर विद्यार्थी इकट्ठे रह के पढ़ते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी सब विषय होते हैं, तो वातावरण अच्छा बनता है पढ़ाई का। पढ़ाई माने पढ़ाई, और उस पढ़ाई के साथ फिर पढ़ाई बीच में जब कभी इच्छा करे तो मुझे किसी एक विषय में आगे बढ़ना, तो इंटर्नशिप, 6 महीने का इंटर्नशिप कोर्स में हर विद्यार्थी जाए। अब इसके लिए कुछ नियम बनने जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में तो टोटल स्ट्रेंथ का 5% आप इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को जरूर रखोगे, कईयों ने शुरू कर दिया। सुझाव यह आ रहा कि प्राइवेट में भी अगर कहीं 50 एम्प्लॉई हैं तो उस 50 में कम से कम 2-3 कॉलेज के जो पढ़े हुए इंटर्नशिप करने वाले भी आए, मैंडेटरी करने जा रहे हैं, ताकि उसका टाइम पीरियड, उसका फेज वो भी बन जाए, और उसी 6 महीने के अंदर एक लाइन पकड़ लेगा तो कहीं ना कहीं काम में लग जाएगा। हर व्यक्ति की चिंता करना, तो इस प्रकार की ये पॉलिसी का जो शुभारंभ हो रहा है NEP 2020 का, जब हमारे सामने आया, जैसा मैंने बताया आप लोगों ने कि मैं जो मुख्यमंत्री था तो मेरे सामने विषय आया, भले टेक्निकल था, लेकिन मन में सब लोग का जो उत्साह देखा मैंने, तो मन में विचार आया कि हम 10 साल क्यों इंतजार करेंगे, क्योंकि देश भर में 2030 तक लागू होनी है। हमने कहा नहीं, आप 2025 तक लागू कर सकते हैं क्या? तो यही हमारे भाई साहब का हम कर सकते हैं। और मैं बधाई देता हूं आप सब लोगों को, कि जिन्होंने NEP पर काम करना शुरू कर दिया है। मुझे बता रहे थे राजवीर जी, कई हमारे सेशन हो चुके हैं इसमें, चाहे स्कूली शिक्षा के हैं, चाहे कॉलेज की शिक्षा के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की शिक्षा के हैं। तो NEP का विषय बहुत, यानी टेक्निकली तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा लगता है, लेकिन जो एक बार समझ जाएगा तो फिर हमारा काम है कि आगे विद्यार्थियों को भी वो चीज ठीक से हमको जानकारी देनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतना विद्यार्थियों के लिए
पुलझ हो जाए, उनको लगेगा सीधा सीधा था, एक बार हम आए 4 साल पढ़ के चले गए, अब ये तो रोज कुछ नई बात बताते हैं, इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, और हर चीज में इतना हो सकता है वो शुरू में महसूस करे, लेकिन अभ्यास होने के बाद उसको बहुत आसान लगेगा विद्यार्थी को कि यार शिक्षा में अपना स्तर ऊंचा करना, कैसे अच्छा करना है, और शिक्षा स्तर अच्छा करने में मेहनत करना है। परीक्षा का भय नहीं होगा, परीक्षा का वजन डर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थी परीक्षा के कारण से रट्टाफिकेशन करते हैं, और परीक्षा में अच्छे अंक लेने हैं तो अनफेयर मीन्स की तरफ भी जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जब परीक्षा होगी नहीं तो अनफेयर मीन्स का अर्थ ही नहीं, इवेल्युएशन जरूर होगी। और इवेल्युएशन जरूरी नहीं है कि किसी विद्यार्थी को पता लग जाए कि मेरी इवेल्युएशन हो रही है, वो काम कर रहा है, वो वार्तालाप भी करता है, वो अपना कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी फेस करता है, वो अपना कहीं ना कहीं व्यवहार में बाकी विद्यार्थियों के साथ, अध्यापक के साथ व्यवहार में भी आता है, तो उसकी इवेल्युएशन साथ साथ हो रही है कि विद्यार्थी इतना लर्निंग ये कर रहा है, उसको चिंता नहीं कि मेरे ऊपर परीक्षा का बोझ है। हाँ, परीक्षा देने का विकल्प भी होगा, और विद्यार्थी जब चाहे तब जाकर परीक्षा दे सकता है। अगर किसी विद्यार्थी को एक साल में 2 कक्षाओं की परीक्षा देनी, वो भी दे सकता है, और एक विद्यार्थी को किसी एक ही परीक्षा में लगातार पढ़ते रहना, परीक्षा नहीं देनी है तो 5 साल बाद परीक्षा दे दे, अपना काम करता रहे, आगे पढ़ता रहे, काम करता रहे, पढ़ता रहे। ये ठीक है कि अगर उसको बीच में कहीं जाना है, कहीं उसको व्यवसाय करना है, कहीं उसको नौकरी करनी है, वहां उसको जरूर एंट्री लेवल पर परीक्षा फेस करनी होगी, वहां कुछ नहीं मिलेगा उसके, वहां ये आपकी डिग्रियां वगैरह भी नहीं पूछी जाएंगी। वहां तो हर जगह जाओगे, भैया एंट्रेंस टेस्ट दो, हमारे यहाँ आए हो तो आपको नौकरी लेनी है, नया कोर्स में जाना, कुछ जाना, तो आप पहले क्या सीख के आए हो यहाँ आके बताओ। अगर वहां आप अच्छा सीख के गए हो तो आपका जो प्लेसमेंट है, आपकी जो एंट्री लेवल वहां पर है, उसका परसेंटेज अच्छा हो गया तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जहां पढ़ के आए हो, जिसने आपको पढ़ाया है, इसका लेवल ऊंचा माना जाएगा। और कहीं आप 2-4 साल घूम घाम के 100-200 विद्यार्थी बाहर निकले, वहां से एक भी आगे कहीं बढ़ नहीं पाया अपने करियर में, तो वो इंस्टीट्यूशन खराब मानी जाएगी। तो इंस्टीट्यूशंस का कंपटीशन ये होने वाला है। इंस्टीट्यूशन को स्वतंत्रता बहुत होगी, इवन कॉलेजेस को भी होगी। कॉलेजेस अपना पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना है वो अपने आप तय कर पाएंगे, कोई पाठ्यक्रम आपको सेंट्रल मिलने वाला नहीं है। हो सकता है मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बता देना, है इतना, ऐसा ही है। अब इनको डरा भी रहा हूं थोड़ा। बहुत ओपननेस आने वाली है, और उसमें शिक्षा लेना मजबूरी नहीं होगा। शिक्षा लेना व्यक्ति के मन की रुचि, उसका शौक होगा, उसका एक उद्देश्य होगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। और जिसने ये ठान लिया कि जीवन में कुछ करना है, तो क्या करना है भले उसको शुरू में ना पता लगे, लेकिन अंत में आते आते वो जरूर कुछ कर जाएगा, जरूर कुछ कर जाएगा। मेरा तो जन्म इसी रोहतक जिले में हुआ है। 5वीं की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, कॉलेज सब तो यही रोहतक में रहा। 10वीं में लोग हमको भी पूछते थे कि आगे चल के क्या करोगे, तो हम कहते हैं देखो भी क्या करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन जो सब करते हैं उसकी बजाय कुछ और अच्छा करेंगे ये मन में आता है। सब करेंगे वो तो क्लर्क बनने की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन अच्छा कुछ करेंगे तो जैसे जैसे अवसर मिलता गया वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। हमको कब यहां तक पहुंच गए आभास ही नहीं हुआ, आभास ही नहीं। तो इसलिए मित्रों, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, सभी स्टेक होल्डर्स हम सब जैसे बैठे हैं, एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि हमारे यहाँ वाइस चांसलर्स तो 2 बैठे हैं, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल, उनके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, यानी प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स, हेड टीचर्स, वो कौन कौन, और जो हमारे उनमें स्टाफ है, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स,
या टीचर्स, अध्यापक जो है बड़ी संख्या में ये है। और जो विद्यार्थी है वो कौन कौन है? विद्यार्थी नहीं बोला है। थोड़े ऊपर श्रेणी के विद्यार्थियों को भी ये विषय बुला के बताने चाहिए, क्योंकि पर्कुलेट करेंगे वो चीजों को नीचे। अगर हम तो करने के लिए तैयार हैं, करवाने के लिए तैयार हैं, करना तो उन्होंने है। अगर विद्यार्थियों को ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये जो सारा चल रहा है सारा सिस्टम, इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब में हैं, सब में स्टेक होल्डर्स के साथ एक परामर्श चल रहा है, एक सजेशंस लिए जा रहे हैं। आज इसी समय 12 तारीख को आज के दिन हरियाणा में 4 जगह पर ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में और रोहतक है। कुछ सवेरे हो गए होंगे, कुछ समय चल रहे होंगे। तो चारों स्थानों के ऊपर आज इसी प्रकार से 1000-1500 लोग होंगे, तो 5-6 हजार लोगों को आज ये चर्चा की जा रही है। और इसमें किसी का भी कोई सुझाव हो सकता है, ऐसा नहीं जो मंच से कहा जा रहा वही फाइनल है। ये 10 साल का पीरियड रखा इसीलिए गया है कि बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है। 2020 में पॉलिसी वो तो अंदर कमरे में बैठ करके बना दी होगी कुछ शिक्षाविदों ने, लेकिन फील्ड में तो 2020 में बताई गई है। तो 30 तक इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स किए जा सके तो करो। इसको सारे को आप लोग जो अध्ययन लगातार कर रहे हैं, आप लोग सुझाव दीजिए। सुझाव में कोई अच्छी बातें उसको लागू की जा सकती है। और एक पोर्टल भी आज लॉन्च हो रहा है कुरुक्षेत्र से, मुख्यमंत्री स्वयं आ गए हैं, वहां से वो लॉन्च कर रहे हैं। उस पोर्टल में उसका नाम शायद यहां भी देखा मैंने कहीं, भारतीय शिक्षा संस्कार मूल्य और आपके सुझाव, ये पोर्टल का नाम ही यही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर इसको किया जा रहा है। और इसमें जो सुझाव आएंगे, स्टेट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये उसके ऊपर विचार करेंगे और उनमें से कुछ चीजें आगे बढ़ानी होंगी तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ाएंगे। ऐसा आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। मित्रों, जो बातें पहले बताई गई हैं उन सब को जोड़ते हुए मुझे और जो विषय ध्यान में आ रहा है वो यही है कि शिक्षा के माध्यम से आउटरीच एक्टिविटीज, जैसा राजवीर सिंह ने बताया, यानी आउटरीच एक्टिविटीज में जनता में क्या चल रहा है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, क्या समस्या, उनको हल कैसे किया जा सकता है। किसी प्रकार का सर्वे करना तो सर्वे करने के लिए आप लोग यानी विद्यार्थी को वहां फील्ड में भेजा जाएगा। किसी प्रकार की काउंसलिंग करानी है लोगों की, उसके लिए भेजा जाएगा, क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ होती है। मैं हरियाणा का अगर आपको हिसाब बताऊं तो 1 साल के जो रेंज में विद्यार्थी हैं वो लगभग 3 लाख विद्यार्थी हैं। अगर हम ये काम यानी 15 साल से लेकर और एक 25 साल तक के विद्यार्थियों को भी सबको जोड़ लें तो ये 10 साल के एरिया में कुछ मानो छोड़ भी गए होंगे तो ये 30 लाख नहीं होंगे तो 20-22 लाख जरूर होंगे। तो इन 20-22 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अगर 2 घंटे 4 घंटे जाओ, गांव-गांव में जाओ, शहर में जाओ, घरों में जाओ, मोहल्ले में जाओ, घर में उसके हालचाल पूछ के आओ, उसको ये सर्वे करके आना, को पत्र दिया वो दिया, तो ये 25 लाख विद्यार्थियों की अपनी ट्रेनिंग भी होगी, समाज के साथ जुड़ाव भी होगा। और जिसके पास जा रहे हैं उसकी जानकारियां लेके आएंगे तो सरकार को अगर मिल जाती है, संस्था को मिल जाती है, तो उस प्रकार की प्लानिंग भी बनाई जा सकती है। तो आज हमारा विद्यार्थी और हमारी सरकार की पॉलिसीज बिल्कुल सेपरेट 2 कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंटेशन खत्म हो जाए, विद्यार्थी भी समाज का हिस्सा है और समाज की सेवा। बहुत ऐसे अस्पताल, संस्थाएं, धर्मशालाएं दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। शिक्षा में खर्च करें, स्वास्थ्य में करें, ठीक है, शिक्षा में खर्च करें ताकि मनुष्य निर्माण की गति को तेज कर सकें। और इसी प्रकार एक विषय मैंने पिछले अपने 9 साल के कार्यकाल में लगातार 3-4 साल सभी विश्वविद्यालयों के जितने भी हमारे कुलपति हैं उनको सबको एक आग्रहपूर्वक कहा था कि हम एलुमनाई मीट ये जरूर करना शुरू करें। एलुमनाई मीट माने